अनिरुद्ध कुछ देर वही खड़ा वैदेही के बारे में सोचता रहा और फिर सेवक के साथ ऊपर अपने कमरे की ओर बढ़ा। सेवक ने उसका सारा सामान वैदेही के साथ वाले कमरे में रखा और सिर झुकाकर बोला, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। अनिरुद्ध ने उसकी ओर देखकर पूछा, ये आपकी रानी सा वही है ना, जिनकी शादी रणधीर की तलवार से हुई थी? जी वही है, सेवक ने सिर झुकाकर जवाब दिया। अनिरुद्ध कुछ देर के लिए फिर से सोच में डूब गया और बोला, तुम जाओ। सेवक सिर झुकाकर वहां से चला गया। अगले दिन जब सुबह अनिरुद्ध नींद से जागा तो उसने सबसे पहले अपने कमरे की खिड़की खोली। खिड़की खोलते ही उन्हें वैदेही शॉल ओढ़े बाहर फूलों के बीच टहलते हुए नजर आई। वो जल्दी से तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आया और बगीचे की ओर बढ़ने लगा। तभी एक सेवक चाय की ट्रे हाथों में थामे उनके सामने आकर बोला, हुकुम, मैं आपके लिए चाय लेकर आपके कमरे में ही आ रहा था। मेरी और रानी सा की चाय बाहर बगीचे में ले आओ। इतना कहकर अनिरुद्ध तेज तेज कदमों से बगीचे की ओर बढ़ने लगा। वो जैसे ही बगीचे में पहुंचा तो उसने देखा कि वैदेही एक कुर्सी पर अकेली बैठी कुछ सोच रही थी। अनिरुद्ध के कदम रुक गए। तभी सेवक चाय लेकर वहां आ गया। अनिरुद्ध ने उसके हाथों से चाय की ट्रे ली और बोला, तुम जाओ। सेवक सिर हिलाकर चला गया। अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए वैदेही की ओर बढ़ते हुए बोला, सुबह सुबह चाय पीने से उदासी पल भर में छूमंतर हो जाती है और चेहरे पर ताजगी भी आ जाती है। उसकी आवाज सुनते ही वैदेही ने तुरंत उसकी ओर देखा और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, हम सुबह की चाय पी चुके हैं, तो एक कप मेरे साथ भी पी लीजिए। अनिरुद्ध ट्रे टेबल पर रखकर बोला और वैदेही के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। वैदेही कुछ नहीं बोल पाए और फिर से कुंवर जी के बारे में सोचने लगी। उसे परेशान देखकर अनिरुद्ध ने उसकी ओर चाय का कप बढ़ाया और पूछा, आपके यहाँ मेहमानों की मेहमाननवाजी करने का रिवाज नहीं है क्या? जी ऐसा कुछ नहीं है, कहिए ना, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? वैदेही ने चाय का कप लेते हुए पूछा। अनिरुद्ध मुस्कुरा दिया। उसने चाय का एक घूंट पिया और बोला, मैं भारत इसलिए आया था ताकि मैं राजस्थान की सैर कर सकूं। पर यहाँ आया तो पता चला कि रणधीर तो यहाँ कश्मीर में है और मैं यहाँ आ गया। मैंने लंदन में राजस्थानी खाने की बड़ी तारीफ सुनी थी पर कभी खाया नहीं। क्या आप मेरे लिए अपने सेवकों से राजस्थानी खाना बनवाएगी? जी मैं खुद आपके लिए खाना बना देती हूँ। वैदेही चाय का कप टेबल पर रख कर बोली और वहां से जाने लगी, पर अनिरुद्ध ने उसकी कलाई पकड़ ली। वैदेही उसे हैरानी से देखने लगी। क्या मैं इस खूबसूरत चेहरे पर नजर आ रही उदासी की वजह जान सकता हूँ? अनिरुद्ध ने वैदेही की ओर देखकर पूछा। वैदेही ने अपने दूसरे हाथ से अपनी कलाई छुड़ाई और बिना उसकी ओर देखे बोली, आप मेहमान हैं और मेहमानों के कुछ दायरे होते हैं, इसलिए उन्हें उन्हीं दायरों में रहना चाहिए, यही उनके लिए ठीक होता है। इतना कहकर वो वहां से चली गई। उसने रसोई घर में जाकर गायत्री की मदद से खुद अनिरुद्ध के लिए खाना बनाया और फिर सेवकों से कहकर खाना बाहर टेबल पर लगवाया। खाना लगाने के बाद वो अनिरुद्ध के कमरे में पहुंची तो वो किसी से टेलीफोन पर बात कर रहा था। वैदेही दरवाजे पर खड़ी उनकी बात पूरी होने का इंतजार करने लगी। अनिरुद्ध ने बात खत्म करके जैसे ही रिसीवर नीचे रखा तो उसकी नजर वैदेही पर पड़ी, पर इस बार उसने से कोई सवाल नहीं किया। वैदेही अंदर आकर बोली, खाना तैयार है, आप आ जाइए वरना ठंडा हो जाएगा। अनिरुद्ध ने सिर हिलाया तो वैदेही वहां से चली गई। उसके जाते ही वो फिर से उसके बारे में सोचने लगा। कुछ देर बाद वो नीचे आया तो वैदेही खाने की टेबल पर उसका ही इंतजार कर रही थी। वो मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठा और बोला, महक तो बहुत अच्छी आ रही है। आज रानी सा ने खुद अपने हाथों से आपके लिए राजस्थानी पारंपरिक खाना बनाया है, आपको बहुत पसंद आएगा। वैदेही के पास खड़ी गायत्री बोली। अनिरुद्ध फिर से मुस्कुरा दिया। वैदेही ने उसके सामने रखी प्लेट सीधी की और उसे खाना परोसने लगी। दाल बाटी, चूरमा, गट्टे की सब्जी और लड्डू देखकर अनिरुद्ध के मुंह में पानी आने लगा और उसने तुरंत खाना शुरू कर दिया। वैदेही ने गायत्री को भी बैठने का इशारा किया तो वो सोच में पड़ गई। अनिरुद्ध तुरंत बोले, बैठ जाइए, मुझे पता है कि आप रानी सा की खास सेविका होने के साथ साथ उनकी सहेली भी है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप हमारे साथ बैठकर खाना खाएगी। वैदेही के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने गायत्री को बैठने का इशारा किया। गायत्री उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। वैदेही ने मुस्कुराते हुए उसे खाना परोसा और अपनी प्लेट भी लगाई। आपके हाथों में तो जादू है रानी सा, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने आज तक नहीं खाया। रणधीर तो आपके हाथों से बने खाने के दीवाने हो चुके होंगे। अनिरुद्ध दाल बाटी खाते हुए बोले। कुंवर जी का जिक्र होते ही वैदेही की मुस्कुराहट फिर से उदासी में बदल गई और वो वहां से उठकर चली गई।
क्या हुआ? अनिरुद्ध ने तुरंत गायत्री से पूछा, पर वो भी बिना कोई जवाब दिए वैदेही के पीछे चली गई। दोनों के जाते ही अनिरुद्ध मन ही मन बोला, मैंने तो तारीफ ही की थी। लगता है रानीसा को मेरा तारीफ करने का अंदाज पसंद नहीं आया। इधर वैदेही रोते हुए अपने कमरे में आ गई तो गायत्री उसके पीछे आते हुए बोली, रानीसा, अनिरुद्ध बाबू हमारे मेहमान हैं, आपको यूं खाना छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वैदेही बिना कुछ कहे पलंग पर बैठकर रोने लगी। गायत्री भी उसके पास बैठी। उसने बहुत प्यार से उसके आंसू पोंछे और बोली, रानीसा खुद को संभालिए, सब ठीक हो जाएगा। आप यूं हिम्मत हारेगी तो टूट जाएगी। सब कुछ किस्मत के हवाले कर दीजिए और मुस्कुराकर अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दीजिए। एक दिन आपको आपके हिस्से की सारी खुशियां जरूर मिल जाएगी, ठाकुर जी पर भरोसा रखिए। उसने फिर से वैदेही के आंसू पोंछे। अब चलिए और चलकर अनिरुद्ध बाबू के साथ खाना खाए। आपके यूं मेहमान के सामने अपनी थाली छोड़कर आने से राज परिवार का अपमान होगा। चलिए, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खाना यही ले आया हूँ। तभी अनिरुद्ध बोला। उसकी आवाज सुनते ही वैदेही और गायत्री ने तुरंत उसकी ओर देखा और उठकर खड़ी हो गई। तभी एक सेवक भी कमरे में आया और जमीन पर आसन बिछाने लगा। दूसरे सेवक ने हर आसन के सामने एक एक पाटा रखा और तीसरा उन पाटों पर खाने की थाली रखने लगा। वैदेही और गायत्री ये सब देखकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। अनिरुद्ध अपनी थाली के सामने आकर बैठा और खाना खाते हुए बोला, खाने पर से ऐसे उठने से अन्न देवता का अपमान होता है। अपनी माँ की सिखाई ये बात मैं विलायत जाकर भी नहीं भूला, और मैं ये भी जानता हूँ कि आपके इस तरह उठकर आने के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी, इसलिए मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। पर अगर आपने खाना नहीं खाया तो मुझे आज मेरी माँ की दी हुई सीख का अपमान करना पड़ जाएगा। गायत्री ने वैदेही को बैठने का इशारा किया तो वो चुपचाप बैठ गई। गायत्री भी उसकी बगल में बैठी और चुपचाप खाना खाने लगी। ये देखकर अनिरुद्ध मुस्कुरा दिया और बोला, रानीसा, अगर जाने अनजाने मेरी किसी बात से आपको तकलीफ पहुंची हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। वैदेही ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही अनिरुद्ध की ओर देखा, पर गायत्री झट से बोली, ऐसा कुछ नहीं है हुकुम। रानीसा को आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगा, उन्हें बस पुरानी कोई बात याद आ गई। पुरानी यादों को भूलने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि नई खूबसूरत यादें बनाई जाए। अनिरुद्ध वैदेही की ओर देखकर बोला तो वैदेही ने उसे नजरें उठाकर देखा। वो मुस्कुराया, आप दोनों कल मेरे साथ चलिए, मैं आपको इस खूबसूरत से शहर की सैर करवाता हूँ। वो क्या है ना कि मैं भी कश्मीर पहली बार आया हूँ, इसलिए अगर आप दोनों साथ चलेगी तो मुझे खो जाने का डर नहीं रहेगा। गायत्री को हंसी आ गई और वैदेही भी मुस्कुराने लगी। हम कल आपके साथ जरूर चलेंगे, रानीसा का भी मन बहल जाएगा। गायत्री अनिरुद्ध की ओर देखकर बोली, पर वैदेही उसे घूरने लगी। तभी अनिरुद्ध फिर से बोला, अपनी सहेली को मत घूरिए रानीसा, वो आपके बारे में ही सोच रही है, इसलिए चलने से इनकार मत करिएगा। वैदेही ने कुछ पल सोचा और फिर बोली, ठीक है, हम आपके साथ चलेंगे। अगले दिन अनिरुद्ध अपनी मोटर गाड़ी के पास खड़ा वैदेही के आने का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर महल की सीढ़ियों से नीचे आ रही वैदेही पर पड़ी, जिसने आज गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। वो साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। लंबे बालों में गुंथी चोटी को उसने आगे करके अपने एक कंधे पर डाला हुआ था। अनिरुद्ध एकटक वैदेही को देखने लगा। मोटर गाड़ी के पास आते ही वैदेही ने उससे पूछा, चले? जी, अनिरुद्ध चौंक कर बोला। उसने तुरंत अपनी मोटर गाड़ी का दरवाजा वैदेही के लिए खोला और इधर उधर देखकर पूछ बैठा, आपकी सहेली आपके साथ नहीं आई? नहीं, आज सुबह वो फर्श पर फिसल गई थी, जिससे उसके पैर में चोट लग गई, इसलिए वो अपने कमरे में आराम कर रही है। वैदेही गाड़ी में बैठते हुए बोली। अनिरुद्ध भी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके बोला, वैसे मेरे लिए ये थोड़ी अजीब बात है कि आप मेरे साथ अकेली जा रही है। वैदेही बिना उसकी ओर देखे बोली, कल मैं खाने की टेबल पर से बिना खाना खाए उठकर आपका अपमान पहले ही कर चुकी हूँ, इसलिए आज आपके साथ आने का वादा करके उसे तोड़कर आपका फिर से अपमान नहीं करना चाहती थी, बस इसलिए आना पड़ा। और वैसे भी आप हमारे खास मेहमान हैं और हमारे देश में मेहमान भगवान होते हैं, उनका अनादर नहीं किया जाता। अनिरुद्ध मुस्कुरा दिया और गाड़ी चलाते हुए बोला, रानीसा, अगर आप थोड़ा मुस्कुरा देगी तो मुझे लगेगा कि आप अपनी खुशी से मेरे साथ आ रही है। मैं आपको गन पॉइंट पर अपने साथ नहीं ले जा रहा हूँ। गन पॉइंट? वैदेही ने हैरानी से पूछा। अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए बोला, मेरा मतलब था बंदूक की नोक पर। वैदेही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे मुस्कुराता देखकर अनिरुद्ध भी मुस्कुरा दिया।
1 घंटे के सफर के बाद वो वैदेही को एक ऐसी जगह ले आया जो चारों ओर से बर्फ से घिरी हुई थी। वैदेही ने इतनी खूबसूरत जगह पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए वो उस जगह को देखकर बहुत खुश हुई और बोली कि ये जगह तो वैसी ही है जैसी मेरी माँ मुझे परियों की कहानी में बताया करती थी। ऐसी जगह सच में होती है, ये मुझे आज पता चला। अनिरुद्ध फिर से मुस्कुरा दिया और वैदेही चारों ओर घूमकर उस जगह को देखने लगी। पर तभी उसका पैर बर्फ पर फिसल गया और वो गिरने लगी। पर अनिरुद्ध ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन न वो खुद को संभाल सका और न ही वैदेही को। दोनों एक दूसरे को बाहों में लिए बर्फ पर लुढ़कते हुए समतल बर्फ पर आ गिरे। अनिरुद्ध वैदेही के बहुत करीब था और वैदेही भी बिना पल के झपकाए उसकी आंखों में देख रही थी। अनिरुद्ध ने उसके चेहरे से बर्फ हटाने के लिए जैसे ही उसे छुआ तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अनिरुद्ध के छूने से वो कांपने लगी और अनिरुद्ध भी बहुत प्यार से उसे देखने लगा। वैदेही ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली और फिर से अनिरुद्ध को देखने लगी। उसने भी अनिरुद्ध के बालों में लगी बर्फ हटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर फिर उसे अचानक याद आया कि वो कुंवरसा की पत्नी और अनिरुद्ध बाबू उसके पति के दोस्त है। उसने तुरंत अनिरुद्ध को धक्का मारा और उठकर खड़ी हो गई। अनिरुद्ध भी झेप गया और उठकर बोला, मुझे लगता है कि यहाँ बहुत ठंड है, आप बीमार पड़ जाएगी, चलिए यहाँ से चलते हैं। वैदेही बिना कुछ कहे जाने लगी, पर फिर से बर्फ में उसका पैर फंस गया और वो लड़खड़ाने लगी, पर अनिरुद्ध ने उसे पकड़ लिया। दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ गए और फिर से एक दूसरे में खो गए। कुछ देर बाद अनिरुद्ध उसकी आंखों में देखकर बोला, संभल कर रानी सा, अभी आप फिर से गिर जाती। वैदेही ने खुद को उससे अलग किया और मोटर गाड़ी की ओर बढ़ने लगी। दोनों जब पैलेस पहुंचे तो वैदेही बिना कुछ कहे सीधे अपने कमरे में चली गई और उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। 3 दिनों तक वैदेही एक बार भी अनिरुद्ध के सामने नहीं आई। तीसरे दिन वैदेही पूजा करके जैसे ही पूजा घर से बाहर आई तो एक सेविका उसके पास आकर बोली, रानी सा, कुंवरसा कल देर रात लौट आए हैं। कुंवरसा के आने की बात सुनते ही वैदेही के चेहरे पर चमक आ गई। वो दौड़ती हुई कुंवरसा के कमरे के पास पहुंची और उसने फिर से दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन है? कुंवर जी, मैं हूँ वैदेही। वैदेही ने बड़ी आशा के साथ जवाब दिया, पर अंदर से फिर से गुस्से में चीखने की आवाज आई, तुम फिर आ गई। उसके चीखने की आवाज सुनकर अपने कमरे में सो रहा अनिरुद्ध तुरंत उठकर बाहर आया तो उसने देखा कि वैदेही रणधीर के कमरे के बाहर खड़ी रो रही थी। तभी कुंवरसा फिर से चीखे, हर रोज हम तुमसे यही कहते हैं कि हम तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं, नफरत करते हैं हम तुमसे, फिर भी तुम रोज चली आती हो। ये शादी हमारी मर्जी के खिलाफ हुई है, इसलिए हम इस शादी को नहीं मानते। नहीं हो तुम हमारी पत्नी, चली जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ मत आना, क्योंकि ना हम तुम्हें देखना चाहते हैं और ना ये चाहते हैं कि तुम हमें देखो। इतनी नफरत है हमें तुमसे, चली जाओ यहाँ से, गेट आउट ऑफ हियर। वैदेही ये सुनकर वहीं खड़ी फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसकी नजर अनिरुद्ध पर पड़ी। उसे देखते ही वो रोती हुई वहां से भाग गई। अनिरुद्ध गुस्से में रणधीर के कमरे की ओर बढ़ा, पर वो जैसे ही दरवाजे पर दस्तक देने लगा, उसकी नजर महल से बाहर भाग रही वैदेही पर पड़ी। वो भी उसके पीछे दौड़ा। वैदेही रोते हुए महल से बहुत दूर आ गई और एक पेड़ के तने को पकड़कर रोने लगी। रोते रोते वो उसी तने को पकड़कर जमीन पर बैठ गई। अनिरुद्ध भागता हुआ वहां आया और कुछ देर उसे ऐसे ही रोते हुए देखता रहा, फिर हिम्मत करके आगे बढ़ा। उसने उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसे उठाया तो वो बिना उसकी ओर देखे उसके सीने से लगकर रोने लगी। अनिरुद्ध ने भी उसे सहारा दिया, हौसला रखिए रानी सा, सब ठीक हो जाएगा। उसकी आवाज सुनकर वैदेही तुरंत उससे दूर हो गई और घबराकर बोली, माफ कीजिएगा, हमें लगा कि गायत्री है। कोई बात नहीं, मुझे लगा शायद आपको किसी के सहारे की जरूरत होगी, इसलिए मैं आपके पीछे चला आया, अनिरुद्ध ने भी जवाब दिया। वैदेही ने अपने आंसू पोंछे और उससे पूछा, आप कुंवर जी से मिले? अनिरुद्ध परेशान होकर बोला, जी, कल रात वो मुझसे मिलने मेरे कमरे में आए थे, आप शायद सो चुकी थी। ये जानकर कुंवर जी अनिरुद्ध से मिले थे। वैदेही को बहुत बुरा लगा, पर उसने खुद को संभाल लिया और बोली, चलिए मैं अपने पति से ना सही, पर कम से कम आप तो अपने दोस्त से मिल लिए। सुनकर खुशी हुई, आइए महल चलते हैं। वैदेही फिर से महल की ओर बढ़ने लगी। अनिरुद्ध भी उसके साथ ही चल रहा था, पर उसने सारे रास्ते उससे कोई बात नहीं की। दोनों जैसे ही महल पहुंचे तो अनिरुद्ध गुस्से में रणधीर के कमरे की ओर बढ़ा, पर कमरे के दरवाजे पर लगा ताला देखकर
उसने वही सफाई कर रहे एक सेवक से पूछा, रणधीर के कमरे पर ताला क्यों है? वो कुंवरसा कुछ दिनों के लिए फिर से जम्मू चले गए हैं। उनका वहां का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। वो यहाँ बस आपसे मिलने आए थे। इतना कहकर सेवक फिर से अपना काम करने लगा। अपने कमरे के बाहर खड़ी वैदेही ने जब सेवक की ये बात सुनी तो रोते हुए अपने कमरे में आ गई। अनिरुद्ध भी उसके पीछे उसके कमरे में आया और उसकी बांह पकड़कर गुस्से में बोला, आपको अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए रानी सा, क्योंकि रणधीर जो आपके साथ कर रहे हैं वो गलत है। वैदेही ने अपनी बाहें छुड़ाई और गुस्से में बोली, और आपको किसने हाथ दिया बार बार मुझे छूने का? अनिरुद्ध उसे हैरानी से देखने लगा। वो फिर से बोली, कहा था मैंने आपसे कि आप इस महल के मेहमान हैं और आपको मेहमान बनकर ही रहना चाहिए। हमारे जाति मामलों में दखलंदाजी करने का आपको कोई हक नहीं है। हक है मुझे, क्योंकि मुझे आपसे प्रेम हो गया है, अनिरुद्ध उसकी आंखों में देखकर बोला। वैदेही के जैसे ये सुनकर होश ही उड़ गए। वो एकटक अनिरुद्ध को देखने लगी। तभी अनिरुद्ध ने उसकी दोनों बाहें पकड़ी और उसे अपने करीब लाकर बोला, सुना आपने? मोहब्बत हो गई है मुझे आपसे, ये जानते हुए भी कि आप मेरी दोस्त की पत्नी हैं। वैदेही ने खुद को अनिरुद्ध से छुड़ाया और उसके गाल पर बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया। अनिरुद्ध अपने गाल पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। वैदेही उसे मुस्कुराता देख हैरान रह गई और गुस्से में वहां से जाने लगी। पर तभी अनिरुद्ध ने फिर से वैदेही की बांह पकड़ ली और उसे अपने करीब लाकर बोला, आज आपने मेरे दिल में आपके लिए प्रेम और गहरा कर दिया है। चले जाइए यहाँ से अनिरुद्ध बाबू, क्योंकि मुझे आपसे नफरत हो रही है। वैदेही अपनी बांह छुड़ाकर बोली। अनिरुद्ध उसे अचरज भरी नजरों से देखने लगा। तो वैदेही ने गुस्से में पूछा, अपने दोस्त की पत्नी पर बुरी नजर डालते हुए आपको लाज नहीं आई? मैं आपके दोस्त की पत्नी हूँ और आप मुझसे ऐसी गंदी बातें कह रहे हैं। अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए बोला, आप खुद को जिसकी पत्नी कह रही है, उसने आज तक आपका चेहरा तक नहीं देखा और न ही आपने उसे देखा है। यहाँ तक कि आपकी शादी भी उससे नहीं बल्कि उसकी तलवार से हुई है। अंग्रेजी कानून में ऐसी शादी नहीं मानी जाती। शादी दो इंसानों और दो आत्माओं का मिलन होता है, और जैसी शादी आपने की है वो शादी नहीं बल्कि खुद को दिया धोखा है। और ये उस धोखे का ही नतीजा है कि रणधीर ने आपको अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया। वैदेही गुस्से में बोली, कुंवर जी ने मुझे अपनी पत्नी मानने से इनकार भले कर दिया हो, पर मैंने अपने मन से उन्हें अपना पति माना है, और एक ब्याहता औरत के जीवन में उसके पति के अलावा कभी कोई नहीं आ सकता, समझे आप? अच्छा होगा जो आप आज ही यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मुझसे आपको कभी प्रेम नहीं मिल सकता। प्रेम तो आपको भी मुझसे हो गया है, और वही प्रेम छिपाने के लिए आप पिछले 3 दिनों से मेरे सामने नहीं आ रही है। ये डर है आपको कि कहीं मैं आपकी आंखों में अपने लिए प्रेम न देख लूं, अनिरुद्ध अकड़ कर बोला। तो वैदेही गुस्से में भड़की, झूठ है ये, मुझे आपसे प्रेम नहीं है। ये सुनकर अनिरुद्ध मुस्कुराया, ये तो 1 घंटे में पता चल जाएगा। वैदेही उसे हैरानी से देखने लगी तो अनिरुद्ध इसके करीब आया। उसने गुस्से में उसकी दोनों बाहें पकड़ी और उसकी आंखों में देखकर बोला, अगर अगले 1 घंटे में आपने सामने वाली बर्फ की पहाड़ी पर आकर मुझसे अपने प्रेम का इकरार नहीं किया तो ठीक 1 घंटे बाद मैं उस पहाड़ी से नीचे खाई में कूद जाऊंगा। इतना कहकर उसने वैदेही को खुद से दूर धकेल दिया और गुस्से में वहां से चला गया। वैदेही बूट बनी खड़ी रह गई। उसने नजरें उठाकर दरवाजे की ओर देखा तो सामने गायत्री खड़ी थी, जिसने ये सब सुन लिया था। वैदेही जमीन पर बैठकर रोने लगी। गायत्री उसके पास आई और उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, ये आंसू किसके लिए है रानी सा? कुंवरसा के लिए या फिर अनिरुद्ध बाबू के लिए? उसका सवाल सुनकर वैदेही का रोना अचानक से बंद हो गया। ये कैसा सवाल है गायत्री? तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि मैं कुंवरसा की पत्नी हूँ, पर वो आपको अपनी पत्नी नहीं मानते रानी सा, तो क्यों आप अपनी खुशियां एक ऐसे इंसान पर न्यौछावर करें जो आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहते, जो आपसे साफ साफ कह चुके कि उन्हें नफरत है आपसे? गायत्री गुस्से में बोली। वैदेही ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए बोली, गायत्री, कुंवरसा के ये कह देने से कि वो मुझसे नफरत करते हैं, ये सच कभी नहीं बदलेगा कि मैं उनकी पत्नी हूँ। शादी हुई है मेरी उनके साथ। गायत्री को हंसी आ गई। उसे हंसते देख वैदेही उसे हैरानी से देखने लगी, पर गायत्री ने अपनी हंसी रोकी और वैदेही के पास आकर बोली, रानी सा, आपकी शादी कुंवरसा से नहीं बल्कि उनकी कटार से की गई थी, पर आपसे अभी थोड़ी देर पहले जिसने ये कहा कि उन्हें आपसे प्रेम है वो एक जीते जागते इंसान है और आपसे सच्चा प्रेम करते हैं,
पर मेरे लिए कुंवरसा के अलावा किसी और के बारे में सोचना भी पाप है। वैदेही के इतना कहते ही गायत्री खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, अगर आपको अनिरुद्ध बाबू का प्रेम पाप लगता है तो ठीक है, मर जाने दीजिए उन्हें, कूद जाने दीजिए उन्हें उस पहाड़ी से नीचे खाई में, और बैठी रहिए अपने इस सोने के महल में और करती रहिए सारी जिंदगी कुंवरसा का इंतजार। पर मैं आपको एक बात बता दूं रानी सा, मुझे लगता है कि आपका ये इंतजार शायद कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि कुंवरसा पूरी तरह विलायती हो चुके हैं, इसलिए वो आप जैसी अनपढ़ गंवार लड़की को अपनी बींदनी कभी ना मानेंगे। इसलिए बचा लीजिए अनिरुद्ध बाबू को और उनके प्रेम को स्वीकार कर लीजिए। इतना कहकर गायत्री वहां से चली गई। उसके जाते ही वैदेही फिर से जमीन पर बैठ गई। उसे कभी अपनी शादी याद आ रही थी तो कभी अनिरुद्ध के साथ बिताए लम्हे। गायत्री की कही बातें भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसने अपने कमरे में रखी रेत की घड़ी की ओर देखा, जिसकी रेत तेजी से नीचे की ओर बह रही थी। उसे घबराहट होने लगी और अनिरुद्ध की दी धमकी याद आने लगी। वो रोते हुए उठी और दौड़कर मंदिर में पहुंची। उसने मंदिर की घंटी बजाए और फिर जमीन पर बैठकर कान्हाजी की मूर्ति से बोली, ठाकुर जी, आज अगर मैंने अनिरुद्ध बाबू का प्रेम स्वीकार करके उन्हें बचाया तो ये गलत होगा, क्योंकि प्रेम के बंधन से ज्यादा बड़ा विवाह का बंधन होता है। पर पिछले कुछ दिनों में मैं इतना तो समझ चुकी हूँ कि कुंवरसा मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। जबरदस्ती खुद को उन पर थोप कर मैं उनके और खुद के साथ अन्याय ही करूंगी। पर अगर मैंने अनिरुद्ध बाबू के प्रेम को स्वीकारा तो समाज की उंगलियां मुझ पर उठेगी। बहुत बड़ी दुविधा में हूं मैं ठाकुर जी, मुझे रास्ता दिखाए। एक और वो इंसान है जो दुनिया की नजरों में मेरे बींद है, और दूसरी ओर वो इंसान है जो मेरे प्रेम में अपनी जान देने जा रहा है। किसे चुनूं मैं? बोलिए ठाकुर जी, किसे चुनूं मैं? तभी एक बूढ़ी औरत बोली, बेटी राधा जी भी किसी और की पत्नी थी, पर उन्होंने श्री कृष्ण के लिए अपने प्रेम को चुना, तो क्या उन्होंने भी कोई पाप किया था? वैदेही एक अनजान औरत के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर हक्की बक्की रह गई। वो बूढ़ी औरत वैदेही के पास आई और उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली, बेटी, प्रेम कोई पाप नहीं है, वो तो ईश्वर की आराधना है। और फिर विवाह भी तो बैलगाड़ी के दो पहियों की तरह होता है। पति पत्नी साथ चलेंगे तो जिंदगी की बैलगाड़ी आगे बढ़ेगी, पर अगर किसी एक ने भी साथ चलने से इनकार कर दिया तो जिंदगी कभी आगे ना बढ़ेगी, वही थम जाएगी। इसलिए उचित यही होगा कि उस पहिए को वही छोड़कर बैलगाड़ी में दूसरा पहिया लगा लिया जाए और आगे बढ़ा जाए। आप जानती है कि आप मुझसे क्या कह रही है? वैदेही ने उस औरत की ओर देखकर हैरानी से पूछा। तो वो औरत मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, मैं तुझे वक्त रहते अपने प्रेम को बचाने के लिए कह रही हूँ, कहीं देर ना हो जाए। इतना कहकर उस औरत ने मंदिर की घंटी बजाए और भगवान के आगे हाथ जोड़कर वहां से चली गई। उनके जाते ही वैदेही बहुत देर तक वहीं खड़ी भगवान की मूर्ति को देखकर उस औरत की बातों के बारे में सोचती रही, और फिर खुद से बोली, शायद वो मांझी ठीक कह रही है, प्रेम कोई पाप नहीं है। अनिरुद्ध बाबू की जान लेने का पाप मुझसे नहीं होगा ठाकुर जी, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि उन्होंने इतने कम वक्त में मेरे मन में अपने लिए जगह बना ली है। इसलिए मुझे उनके पास जाना होगा मुझे। वो दौड़ती हुई उस पहाड़ी पर पहुंची जहां अनिरुद्ध खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। वैदेही को देखते ही अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता था कि आप जरूर आएगी, क्योंकि आप मुझसे प्रेम करती है ना? वैदेही ने आहिस्ता से हाँ में अपना सिर हिला दिया और अनिरुद्ध की ओर बढ़ने लगी। वो भी उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, आइए मेरे साथ। वैदेही बिना कुछ कहे उसके साथ चल दी। अनिरुद्ध उसे पहाड़ी पर बने एक माता के मंदिर में लेकर आया। दोनों ने साथ में मंदिर की घंटी बजाई। वो मुस्कुराते हुए वैदेही से बोला, आपने मेरे प्रेम को स्वीकार किया है वैदेही, इसलिए आज मैं माता रानी के सामने आपसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा आपका साथ दूंगा और आपको हर वो खुशी दूंगा जो आपको आज तक नहीं मिली। और अगर समाज को हमारे रिश्ते पर कोई एतराज हुआ तो मैं समाज से भी लड़ूंगा। उसकी बातें सुनकर वैदेही की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अनिरुद्ध उसके आंसू पोंछकर बोला, आज के बाद आपके चेहरे पर उदासी नहीं, सिर्फ मुस्कान होगी। वैदेही बहुत प्यार से उसे देखने लगी। अनिरुद्ध ने आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया और बोला, रणधीर आपसे प्रेम नहीं करते और न ही वो आपको अपनी पत्नी मानते हैं, जानती है क्यों? वैदेही उसे हैरानी से देखने लगी। अनिरुद्ध उसकी आंखों में देखकर बोला, रणधीर ने लंदन में एक अंग्रेज लड़की से पहले ही शादी कर ली थी। ये सुनकर वैदेही के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई और वो लड़खड़ाने लगी, पर अनिरुद्ध ने उसे संभालकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठाया
और बोला, मैंने आपको ये बात बस इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे लगा था कि उसने भले लंदन में घर बसा लिया हो, पर वो आपके साथ नाइंसाफी नहीं करेगा, क्योंकि राजघरानों में एक से अधिक विवाह करने की प्रथा है। इसलिए मुझे कुछ अजीब भी नहीं लगा, पर यहाँ आया तो आपको उदास देखकर मुझे समझते देर नहीं लगी कि रणधीर आपको नहीं अपनाएगा। आपको दुखी देखकर मैं कब आपके दर्द को महसूस करने लगा, आपसे प्रेम करने लगा, मुझे पता ही नहीं चला। पर मैंने खुद को ये सोचकर समझा लिया था कि आप मेरे दोस्त की पत्नी हैं। पर आज रणधीर ने आपसे जो कुछ कहा, उसके बाद मुझसे आपकी हालत देखी नहीं गई और मैंने आपको बता दिया कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। वैदेही खुद को संभाल कर बोली, अच्छा हुआ जो आपने मुझे ये बात दी। अब मुझे मेरे फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। अनिरुद्ध मुस्कुरा दिया और वैदेही की हथेली थामकर बोला, रणधीर के आते ही हम उन्हें सब कुछ बता देंगे। वो खुद किसी से प्रेम करते हैं, इसलिए हमारे प्रेम को जरूर समझेंगे। फिर हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे। वैदेही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब चले, अनिरुद्ध ने अपना हाथ वैदेही की ओर बढ़ाकर पूछा। वैदेही ने उसका हाथ थाम लिया और दोनों पैलेस लौट आए। उन्हें साथ देखकर गायत्री के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, पर वैदेही गायत्री का हाथ पकड़कर शर्माकर वहां से भागकर अपने कमरे में चली आई। उसे इतना खुश देखकर गायत्री उससे कुछ पूछने ही वाली थी, पर उसके पहले ही वैदेही ने उसे अपने गले से लगा लिया और बोली, गायत्री आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। और आपको खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ, गायत्री मुस्कुराते हुए बोली। वैदेही ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। गायत्री, कुंवर जी ने विलायत में किसी गोरी के साथ ब्याह रचा लिया है और उसी से प्रेम करते हैं, इसलिए वो मुझसे ऐसा बर्ताव कर रहे थे। गायत्री उससे हैरानी से देखने लगी। वैदेही पलंग पर बैठी और उदास होकर बोली, हाँ गायत्री, जब मैं अनिरुद्ध बाबू के पास जा रही थी तो मन में हजारों सवाल थे। मुझे लग रहा था कि मैं जो कर रही हूँ वो पाप है। कुंवर जी की पत्नी होने के बाद मेरे लिए किसी और से प्रेम करना भी पाप है, पर अब जब मैं जानती हूँ कि कुंवर जी भी किसी और से प्रेम करते हैं तो मेरा भी किसी और से प्रेम करना कोई पाप नहीं है। तभी अनिरुद्ध वहां आ गया। उसे देखकर वैदेही की बोलती बंद हो गई। गायत्री दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। उसने वैदेही के कमरे से बाहर आते ही एक सेविका को बुलाया और बोली, सारे सेवकों को नीचे बैठक के कमरे में बुलाओ। जी, इतना कहकर सेविका चली गई। कुछ देर बाद महल के सारे सेवक और सेविकाएं बैठक वाले कमरे में आ गए तो गायत्री उनकी ओर देखकर बोली, रानी सा का हुक्म है कि आज से अगले कुछ दिनों तक आप सब दूसरे पैलेस में काम करेंगे, क्योंकि कुछ दिनों में राजमाता यहाँ आने वाली हैं, इसलिए दूसरे पैलेस की साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। अगर राजमाता को वहाँ थोड़ी सी भी धूल नजर आई तो वो आप सबको नौकरी से बर्खास्त कर देगी। हरि, पार्वती और सुखिया यही रहेंगे, बाकी सब आज ही दूसरे पैलेस जाकर वहाँ की साफ सफाई करेंगे, जाइए। सब लोग वहाँ से चले गए। सबके जाते ही गायत्री मन ही मन बोली, माफ कीजिएगा रानी सा, आपका नाम लेकर मैंने सारे सेवकों को दूसरे महल में भेज दिया, पर आप मेरी सहेली है और मैं किसी को भी आप पर उंगली उठाने का मौका नहीं दे सकती। अगर किसी को कानों कान भी खबर हो गई कि आप अनिरुद्ध बाबू से प्रेम करती है तो ये बात राजस्थान पहुंचते देर नहीं लगेगी और आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। इसलिए ये बात किसी को पता ना चले, इसी में आपकी भलाई है। 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। अनिरुद्ध और वैदेही एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। उनके बीच नजदीकियां भी बहुत बढ़ चुकी थी। वैदेही इतनी खुश थी कि उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि कुंवर सा अब तक लौटकर नहीं आए थे। वो अपने महल के बगीचे में गायत्री के साथ टहल रही थी। तभी अनिरुद्ध हाथों में ढेर सारे गुलाब के फूल लिए वहां आए और वैदेही को देते हुए बोले, आई लव यू वैदेही। वैदेही ने ये शब्द पहली बार सुने थे, इसलिए उसे समझ नहीं आया कि अनिरुद्ध ने उससे क्या कहा। वो हैरानी से उसे देख रही थी। अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए बोला, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर वैदेही झेप गई और उसकी नजर शर्म से झुक गई, पर गायत्री हंसते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही अनिरुद्ध ने वैदेही की बांह पकड़ी और उसे अपने करीब लाकर बोला, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, मैं मोटरगाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हम कहीं जा रहे हैं? वैदेही ने उसकी ओर देखकर पूछा। तो अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसके उल्टे बालों को उसके कान के पीछे किया और बोला, हाँ। वैदेही वही रखी कुर्सी पर बैठकर बोली, आज मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ी थकान हो रही है।
वो उसके माथे को छूकर बोला, कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो, और अगर थकान हो रही है तो मेरे साथ बाहर जाने से अपने आप उतर जाएगी। अब जल्दी से तैयार हो जाओ और ये मत पूछना कि हम कहाँ जा रहे हैं। वैदेही मुस्कुरा दी तो अनिरुद्ध फिर से बोला, सिर्फ 10 मिनट। इतना कहकर वो मोटर गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। वैदेही भी मुस्कुराते हुए महल की ओर जाने लगी, पर कुछ कदम चलने के बाद उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। महल के बाहर खड़े दरबान ने जैसे ही उसे गिरते देखा तो जोर से चीखा। उसकी आवाज सुनकर अनिरुद्ध ने पलट कर देखा तो वैदेही जमीन पर पड़ी थी। वो घबराकर वैदेही की ओर दौड़ा, उसके पीछे ही दरबान भी दौड़ पड़ा। अनिरुद्ध ने उसे अपनी बाहों में उठाया और महल में ले जाते हुए दरबान से बोला, जाकर जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाओ। जी हुकुम। दरबान दौड़ता हुआ वहां से चला गया। अनिरुद्ध वैदेही को लेकर उसके कमरे में आया। उसने उसे बिस्तर पर लेटाया और परेशान होकर उसकी हथेली मसलने लगा। तभी गायत्री दौड़ती हुई वहां आई। उसने वैदेही के सिरहाने बैठकर पूछा, क्या हुआ रानीसा को, ये ठीक तो है ना? बाहर बगीचे में अचानक बेहोश हो गई थी, मैंने डॉक्टर को बुलवाया है, वो बस आते ही होंगे। अनिरुद्ध इतना कहकर फिर से उसकी हथेली मसलने लगा। गायत्री भी वैदेही के लिए बहुत परेशान थी। कुछ देर बाद दरबान डॉक्टर को लेकर वहां आ गया। उन्हें देखते ही अनिरुद्ध वैदेही के पास से उठ खड़ा हुआ और परेशान होकर बोला, अच्छा हुआ डॉक्टर साहब जो आप आ गए, ये अचानक से बेहोश हो गई है। तभी गायत्री बोल पड़ी, डॉक्टर जल्दी से देखिए ना कि रानीसा को क्या हुआ है, ये ऐसे अचानक बेहोश कैसे हो गई। डॉक्टर वैदेही के पास बैठकर उसका चेकअप करने लगे। अनिरुद्ध और गायत्री भी परेशान से उन्हें देख रहे थे। डॉक्टर चेकअप करने के बाद मुस्कुराते हुए बोले, घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि आप लोगों के लिए खुशखबरी है, ये माँ बनने वाली है। डॉक्टर के इतना कहते ही गायत्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई, पर अनिरुद्ध बुत बना खड़ा रह गया। तभी डॉक्टर अनिरुद्ध की ओर देखकर बोले, कुछ देर में इन्हें होश आ जाएगा, आप मेरे साथ चलिए, मैं इनके लिए कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ, उसे टाइम पर देते रहेंगे तो ये और इनका होने वाला बच्चा स्वस्थ रहेगा। अनिरुद्ध ने आहिस्ता से अपना सिर हिलाया और डॉक्टर के साथ चला गया। उसके जाते ही गायत्री आकर वैदेही के पास बैठी और उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। कुछ देर बाद वैदेही को होश आ गया। आंखें खोलते ही उसने नजरें घुमा कर देखा तो उसके सामने गायत्री बैठी थी। उसने उठने की कोशिश करते हुए पूछा, गायत्री मैं यहाँ कैसे आई? गायत्री ने उसे बैठने के लिए सहारा दिया और मुस्कुराते हुए बोली, रानीसा, अनिरुद्ध बाबू आपको यहाँ लेकर आए थे, आपके लिए एक खुशखबरी है, आप माँ बनने वाली है। गायत्री के मुंह से ये सुनकर कि वो माँ बनने वाली है, वैदेही का चेहरा फूल की तरह खिल गया। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। पर फिर अचानक उसे कुंवर जी की याद आ गई और उसके चेहरे की मुस्कुराहट उदासी में बदल गई। उसे उदास देखकर गायत्री ने पूछा, क्या हुआ रानीसा, आप उदास क्यों हो गई? वैदेही पलंग से उतरी और बोली, गायत्री तुम मेरी उदासी की वजह अच्छी से जानती हो, ये बच्चा राजघराने का नहीं है, अगर ये बात किसी को पता चली तो तूफान आ जाएगा। तभी हरी वहां आकर बोला, रानीसा, कुंवर सा का फोन आया था, वो कल शाम को आ रहे हैं। कुंवर जी के आने की बात सुनकर वैदेही के दिल की धड़कन जैसे रोकी गई। उसे परेशान देखकर गायत्री तुरंत हरी से बोली, ठीक है तुम जाओ। हरी चला गया। गायत्री ने उठकर जल्दी से कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और वैदेही के पास आकर बोली, रानीसा, अगर आप पहले ही उन्हें सब कुछ बता देती तो वो खुद शायद आपको इस शादी से आजाद कर देते, पर ऐसा नहीं हुआ। वो यहाँ लौटे ही नहीं और दुनिया की नजरों में आप अब भी उनकी पत्नी है, राजघराने की बहू है। कल कुंवर सा के यहाँ आने के बाद अगर उन्हें ये पता चला कि आप माँ बनने वाली है तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और अगर राजमाता तक ये बात पहुँच गई तो आप सोच भी नहीं सकती कि वो आपके और अनिरुद्ध बाबू के साथ क्या करेगी। मैं इन राजघराने के लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, इनके लिए अपने परिवार की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। कुंवर सा विलायत में पड़े हैं, इसलिए शायद वो आपको माफ कर भी दे, पर राजमाता ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि आपकी कोख में राजघराने का नहीं बल्कि किसी और का बच्चा है। अनिरुद्ध बाबू और आपके साथ आपके होने वाले बच्चे की जान भी खतरे में आ जाएगी। आप कल सुबह होते ही अनिरुद्ध बाबू के साथ यहाँ से कहीं दूर चली जाइए, यही आपके, अनिरुद्ध बाबू और आपके होने वाले बच्चे के लिए ठीक रहेगा। वैदेही कुछ पल सोचकर बोली, शायद तुम ठीक कह रही हो गायत्री, मैं अनिरुद्ध बाबू से बात करती हूँ। गायत्री ने उसके गाल को छुआ और बड़े प्यार से बोली, आप आराम करिए,
मैं आपके लिए हलवा बनाकर लाती हूँ। आपकी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आई है, मुंह तो मीठा होना चाहिए ना। वैदेही मुस्कुरा दी तो वो वहां से चली गई। उसके जाते ही वैदेही ने अपने पेट पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोली, मेरे और आपके बापू सा के होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। हम दोनों मिलकर आपकी रक्षा करेंगे। आपके बापू सा के आते ही हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, जहाँ आपको कोई खतरा नहीं होगा और आप सही सलामत इस दुनिया में आ जाएंगे। वैदेही बहुत देर तक मुस्कुराती रही और बड़ी बेचैनी से अनिरुद्ध के लौटने का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। सांझ ढल चुकी थी और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। वैदेही की नींद खुलते ही उसने अपने आसपास देखा, पर अनिरुद्ध उसे कहीं नजर नहीं आया। वो पलक से उठी और कमरे से बाहर आकर अनिरुद्ध को ढूंढने लगी। उसे ढूंढते हुए वो महल से बाहर आई तो उसने देखा कि अनिरुद्ध बाहर बगीचे में एक कुर्सी पर बैठा कुछ सोच रहा था। वो मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बोली, आप यहाँ बैठे हैं और मैंने आपको पूरे पैलेस में ढूंढ लिया। अनिरुद्ध तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने वैदेही के गाल को बहुत प्यार से छुआ और पूछा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? वैदेही ने शर्माकर अपनी नजरें झुका ली। अनिरुद्ध ने उसका चेहरा अपनी दोनों हथेलियों में लिया। मैं हमारे बच्चे के इस दुनिया में आने की खबर से बहुत खुश हूँ वैदेही। वैदेही ने अपना सिर अनिरुद्ध के सीने पर रखा और रोते हुए बोली, मैं भी बहुत खुश हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि हमारी खुशियों पर किसी की बुरी नजर न पड़े। अब हम कुंवर जी के आने का इंतजार नहीं कर सकते। हमें यहाँ से कहीं दूर जाना होगा जहाँ हमारा बच्चा सुरक्षित रहे। हम सुबह होते ही यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, वरना राजमाता हमें और हमारे होने वाले बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अनिरुद्ध ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हमें अपना सिर हिला दिया और बोला, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो चलकर खाना खा लो। वैदेही मुस्कुरा दी और दोनों कमरे में आ गए। गायत्री उनका खाना उनके कमरे में ही ले आई। अनिरुद्ध ने अपने हाथों से वैदेही को खाना खिलाया। उसकी खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। खाना खाने के बाद अनिरुद्ध ने वैदेही को बिस्तर पर लेटाया और उसके गाल को छूकर बोला, सो जाओ वैदेही, बहुत रात हो गई। वैदेही मुस्कुरा दी और अनिरुद्ध को देखते देखते सो गई। उसके सोते ही अनिरुद्ध ने बहुत प्यार से उसके पेट को छुआ और मुस्कुरा दिया। सवेरा होते ही पक्षियों की आवाज से वैदेही की नींद खुल गई। उसने आसपास देखा तो उसे अनिरुद्ध कहीं नजर नहीं आया। वो पलंग से उतरकर खिड़की की ओर बढ़ी। उसने खिड़की खोलकर बाहर देखा, पर वो वहां भी उससे नजर नहीं आया। वो अपने कमरे से बाहर आई और महल में उसे तलाशने लगी। उसने महल का हर कोना देख लिया, पर उसे वो कहीं नहीं मिला। वो अपने कमरे में वापस आ गई और पलंग पर बैठकर खुद से बोली, जरूर हमारे यहाँ से जाने का इंतजाम करने गए होंगे। मैं एक काम करती हूँ, अपना सामान बांध लेती हूँ। उनके आते ही निकल जाएंगे, क्योंकि शाम तक कुंवर सा आ जाएंगे। वो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते, पर अनिरुद्ध बाबू तो उनके दोस्त है, उनसे वो जरूर मिलेंगे। कहीं अगर उन्हें कुछ पता चल गया तो हमारा यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। यही सब सोचते हुए वो अपना सामान बांधने लगी। उसने अपने कपड़े तो रख लिए, पर सारे गहने उतारकर वही टेबल पर रखकर बोली, ये सब तो राजमाता की अमानत है, अगर इन्हें साथ ले गई तो राजमाता सोचेगी कि मैं उनके गहने लेकर भाग गई, और फिर अनिरुद्ध बाबू को भी शायद मेरा ये सब साथ ले जाना ठीक ना लगे। सामान बांधने के बाद वो दरवाजे की ओर देखने लगी और फिर से बोली, अब तक नहीं आए, कुछ बताकर तो जाना चाहिए था कि कहाँ जा रहे हैं और कब तक आएंगे। आ जाएंगे, आप बस उनके साथ जाने की तैयारी कर लीजिए। तभी गायत्री अंदर आते हुए बोली। वैदेही के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। गायत्री उनके पास बैठी और उसने पूछा, वैसे आप उनके साथ कहाँ जाने वाली है विलायत? वैदेही अनिरुद्ध के बारे में सोचते हुए बोली, मुझे नहीं पता गायत्री कि वो मुझे कहाँ ले जाएंगे, पर वो मुझे जहाँ भी ले जाएंगे मैं मुस्कुराते हुए उनके साथ चल दूंगी, क्योंकि मुझे उन पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। वैसे मुझे लगता है कि मुझे अपने घर ले जाएंगे। उन्होंने मुझे बताया था कि उनका परिवार दिल्ली में रहता है। तभी पार्वती वहां आकर बोली, हुकुम, अगर आपकी इजाजत हो तो आपके कमरे की सफाई कर दूं। वैदेही मुस्कुरा दी, हाँ कर दो। पार्वती कमरे की सफाई करने लगी। गायत्री वैदेही के कंधे पर हाथ रखकर बोली, मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ। वैदेही आहिस्ता से गायत्री के कान में बोली, जल्दी से ले आओ, क्योंकि आज शायद मुझे आखिरी बार तुम्हारे हाथों की चाय पीने मिलेगी। उसके इतना कहते ही गायत्री की आंख भर आई और उसने वैदेही को गले लगा लिया। उसकी आंखों से भी आंसू झलक आए। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी गायत्री, कभी नहीं।
जहाँ भी रहूंगी तुम्हें हमेशा याद करूंगी। गायत्री ने रोते हुए उसके गाल को छुआ और वहां से चली गई। तभी कमरे में सफाई कर रही पार्वती की नजर कालीन पर पड़े एक खत पर पड़ी। उसने खत उठाया और वैदेही को देते हुए बोली, हुकुम, ये यहाँ नीचे जमीन पर पड़ा था, किसी काम का तो नहीं है? खत की तरह लग रहा है। वैदेही ने उसके हाथों से खत लिया और उसे खोलकर पढ़ने ही जा रही थी कि तभी पार्वती ने पूछा, हुकुम, आप पढ़ना जानती हो? वैदेही मुस्कुराते हुए बोली, पंडित जी की भांजी हूँ, अंग्रेजी नहीं जानती पर हिंदी पढ़ना जानती हूँ, तभी तो रामायण के श्लोक पढ़ पाती हूँ। पार्वती मुस्कुरा दी और फिर से अपना काम करने लगी। वैदेही ने खत मन ही मन पढ़ना शुरू किया जो हिंदी में ही लिखा था। मुझे माफ कर देना वैदेही, क्योंकि जो मैं तुमसे इस खत के जरिए कहने जा रहा हूँ उसे तुम्हारे सामने खड़े होकर कहने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर अपनी जिंदगी से ज्यादा नहीं। हर इंसान की तरह मुझे भी अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। जब से मुझे पता चला है कि तुम मां बनने वाली हो, मुझे मौत का डर सताने लगा है। इस राज परिवार को मैं रणधीर के जरिए इतना तो जान ही चुका हूँ कि अगर उन्हें ये पता चला कि तुम्हारी कोख में रणधीर का नहीं बल्कि मेरा बच्चा है, तो तुम्हारे साथ मुझे भी जान से मार देंगे। हम जहाँ भी भाग कर जाते, ये लोग हम तक पहुंचकर हमें खत्म कर ही देंगे। मैंने सोचा था कि रणधीर के वापस आते ही उसे सच बताकर तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगा और तुम्हें अपने साथ विलायत ले जाऊंगा, पर रणधीर तो लौटा ही नहीं और तुम माँ बनने वाली हो। मैं इस बच्चे की और तुम्हारी खातिर अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए हमेशा के लिए विलायत वापस जा रहा हूँ और अब कभी लौट कर नहीं आऊंगा। अब इस बच्चे का क्या करना है ये मैंने तुम पर छोड़ा। चाहे तो जोखिम उठाकर इसे जन्म दो या फिर गिरा दो, पर मेरा इस बच्चे से और तुमसे अब कोई वास्ता नहीं है। तुम्हारे साथ बिताए ये 2.5 महीने मैं कभी नहीं भूलूंगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना, तुम्हारा अनुरोध। वैदेही के हाथों से खत छूट गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी दुनिया वही थम गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सफाई कर रही पार्वती ने जब उसे रोते देखा तो पूछ बैठी, क्या हुआ हुकुम? वैदेही को जैसे उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दी। तभी गायत्री वहां चाय लेकर आ गई। उसने वैदेही को ऐसे बैठे देखा तो चाय की ट्रे टेबल पर रखी और वैदेही के पास बैठी। क्या हुआ रानी सा, आप ऐसे क्यों बैठी है? वैदेही ने कोई जवाब नहीं दिया तो गायत्री ने फिर से पूछा, क्या हुआ रानी सा? वैदेही कुछ नहीं बोली। तभी पार्वती जमीन पर पड़ा खत उठाकर उसे देते बोली, ये जमीन पर पड़ा था, मैंने उठाकर हुकुम को दिया तो उन्होंने इसे पढ़ा और पढ़ने के बाद से ऐसे ही बैठी है। गायत्री ने तुरंत उसके हाथ से खत लिया और उसे पढ़ने लगी। खत पढ़ने के बाद उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके हाथ से खत छूटकर फर्श पर गिर गया। दोनों को इतना परेशान देखकर पार्वती ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ बाईसा? गायत्री ने खुद को संभाला और बोली, कुछ नहीं, तुम जाओ और जाकर बाहर सफाई करो। पार्वती ने वैदेही की ओर देखा और फिर वहां से चली गई। गायत्री ने भागकर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और वैदेही के पास आकर बोली, रानी सा, ये खत ये अनिरुद्ध बाबू ने लिखा है। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो यूं आपको इस हालत में अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? पर आप फिक्र मत करिए, मैं उन्हें ऐसे आपकी जिंदगी के साथ खेलकर कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगी, आप चिंता मत करिए। इतना कहकर वो उठकर जाने लगी, पर तभी वैदेही बेहोश होकर बिस्तर पर ही लुढ़क गई। गायत्री जोर से चीखी, रानी सा। उसने वैदेही होश में लाने की कोशिश की। उसके चेहरे पर पानी भी डाला पर उसे होश नहीं आया। गायत्री ने घबरा कर दरवाजा खोला और जोर से चीखी। हरी नीचे था इसलिए गायत्री की आवाज सुन नहीं पाया, पर उसकी आवाज सुनकर पार्वती भागती हुई वहां आ गई। पर वो कुछ पूछती उसके पहले ही गायत्री घबरा कर बोली, पार्वती, हरी से कहो कि जल्दी से डॉक्टर साहब को ले आए, रानी सा बेहोश हो गई है। जी बाई सा। इतना कहकर पार्वती वहां से चली गई। उसके जाते ही गायत्री फिर से वैदेही के पास आई और घबराकर उसकी हथेली मसलने लगी, पर वैदेही को होश नहीं आया। कुछ देर बाद उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। लगता है डॉक्टर साहब आ गए। गायत्री उठकर दरवाजे की ओर दौड़ी, पर राजमाता को अपने सामने देखकर वो हक्की बक्की रह गई। राजमाता ने उसे ऐसे देखा तो मुस्कुराते हुए पूछा, ऐसा चेहरा क्यों बनाया हुआ है आपने गायत्री? हम राजमाता है, कोई भूत नहीं। गायत्री घबरा कर बोली, राजमाता, वो रानी सा बेहोश हो गई है, बहुरानी बेहोश हो गई है। ये सुनकर राजमाता तुरंत कमरे में आई
और वैदेही को ऐसे बेहोश देखकर परेशान होकर बोली, तो तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? जाओ जाकर डॉक्टर को बुलवाओ। हरी डॉक्टर साहब को ही लेने गया है, गायत्री परेशान होकर बोली। राजमाता वैदेही की हथेली मसलने लगी। वैदेही को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा। ये देखकर गायत्री के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, पर तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े खत पर पड़ी और वो घबरा गई। वो चुपचाप राजमाता के पास आकर खड़ी हो गई और उसने मौका पाकर आहिस्ता से वो खत उठा लिया। वैदेही ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली तो अपने सामने राजमाता को देखकर वो पलके भी नहीं झपका पाई। पर राजमाता उसे होश में देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बहुरानी, आप ठीक तो है ना? अचानक से आप बेहोश कैसे हो गई? राजमाता के सवाल सुनकर वैदेही को घबराहट होने लगी और वो गायत्री की ओर देखने लगी। गायत्री ने उसे कुछ ना कहने का इशारा किया। तभी वहां डॉक्टर साहब आ गए। राजमाता तुरंत वैदेही के पास से उठी और डॉक्टर से बोली, देखिए ना डॉक्टर साहब, हमारी बहू अचानक से बेहोश हो गई है। डॉक्टर वैदेही के पास बैठे और उसका चेकअप करते हुए बोले, मैंने कल ही आपसे कहा था कि आपको आराम करना चाहिए। आपको अपनी दवाइयां भी टाइम पर लेना होगा ताकि आप और आपका होने वाला बच्चा स्वस्थ रहे। बच्चे की बात सुनते ही राजमाता हैरानी से वैदेही को देखने लगी। वैदेही ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हमारी बहुरानी मां बनने वाली है? राजमाता ने डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी, आपकी बहू मां बनने वाली है, इसलिए अब आपको इनका ख्याल रखना होगा। इन्हें किसी भी बात की टेंशन नहीं होनी चाहिए, वरना इनकी सेहत खराब हो सकती है और इनके बच्चे की सेहत पर असर पड़ सकता है। कमजोरी के कारण बेहोश हो गई है। मैं कुछ और दवाइयां भिजवा देता हूँ, उसे भी कल वाली दवाइयों के साथ दे दीजिएगा, जल्दी ठीक हो जाएंगी। वैदेही मां बनने वाली है, ये सुनकर राजमाता की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वो आगे बढ़ी और वैदेही के सिरहाने बैठ गई। उन्होंने बहुत प्यार से उसके माथे को चूमा। हम आपको बता नहीं सकते बहुरानी कि हम कितने खुश हैं। हम राजमाता से दादी माँ बनने वाले हैं। अब हम हमारे रणधीर के बच्चे को अपनी गोद में खिलाएंगे। राजमाता के इतना कहते ही वैदेही ने अपनी आंखें खोल ली और उन्हें देखने लगी। उन्हें इतना खुश देखकर वैदेही तुरंत बोली, राजमाता, ये बच्चा आपके। वैदेही ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि तभी गायत्री ने उसे कुछ न कहने का इशारा किया। वैदेही को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। गायत्री ने सबकी नजरों से बचकर वैदेही के सामने हाथ जोड़े। उसे हाथ जोड़ता देख वैदेही ने अपनी आंखें बंद की और खुद को संभाल कर अपनी आंखें फिर से खोल ली। उसकी आंखों में आंसू देखकर राजमाता ने उसके आंसू पोंछे और फिर से बोली, आपने हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है बहुरानी। हम इतने खुश हैं कि हमारे तो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। हमारा दिल कर रहा है कि हम खूब नाचे और सबको बताए कि हमारी रियासत का वारिस इस दुनिया में आने वाला है। ये सब सुनकर वैदेही को बहुत बुरा लग रहा था, पर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। राजमाता ने अपनी सेविका चंपा के हाथों से अपना बटुआ लिया और उसमें से नोटों की गड्डी निकालकर वैदेही के सिर से 3 बार उतारी और फिर डॉक्टर को देते हुए बोली, ये लीजिए डॉक्टर साहब, इसे रखिए आप, क्योंकि हमें सबसे पहले आपने ये खुशखबरी दी है। डॉक्टर गड्डी लेते हुए बोले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हें दवाइयाँ वक्त पर देते रहिएगा और इनके खाने पीने, वक्त पर सोने का खास ख्याल रखिएगा। जी डॉक्टर, आप फिक्र मत कीजिए, अब हम खुद हमारी बहू का ख्याल रखेंगे और खुद अपने हाथों से खाना बनाकर इन्हें खिलाएंगे। इनके आराम का ख्याल भी हम खुद ही रखेंगे। राजमाता वैदेही के सिर पर हाथ फेर कर बोली, ठीक है, अब मैं चलता हूँ, ख्याल रखिएगा इनका, डॉक्टर बोले। राजमाता ने मुस्कुराकर अपना सिर हिला दिया तो डॉक्टर साहब वहां से चले गए। तभी वैदेही उठकर बैठी तो राजमाता ने उसे अपने गले से लगा लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, पर वैदेही गायत्री की ओर देखने लगी। आप आराम करिए, हम ठाकुर जी का धन्यवाद करके अभी आते हैं। इतना कहकर राजमाता चंपा के साथ वहां से चली गई। वैदेही ने रोते हुए गायत्री की ओर देखा तो उसने दौड़कर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और वैदेही के पास आई। तभी वैदेही ने गुस्से में पूछा, तुमने मुझे राजमाता को सच क्यों बताने नहीं दिया? गायत्री उनके पास बैठी और बोली, आपके होने वाले बच्चे के लिए। वैदेही उसे हैरानी से देखने लगी तो गायत्री रोते हुए बोली, रानी सा मेरी बात समझिए, हमारे पास चुप रहने के अलावा इस वक्त कोई रास्ता नहीं है। अगर आपने राजमाता को कुछ भी बताया तो वो आपको गोली मार देगी। तो मार दे मुझे गोली, पर इतने बड़े झूठ का बोझ नहीं उठाऊंगी मैं। ये बच्चा राज परिवार का नहीं है,
और यही सच है, वैदेही गुस्से में बोली। तो गायत्री तीखी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, ठीक है, तो जाइए और जाकर राजमाता को सच बता दीजिए और अपने हाथों अपने बच्चे की जान ले लीजिए। वैसे भी इस बच्चे के पिता तो इसे मौत के मुंह में छोड़कर भाग गए हैं, तो आप क्यों इसके बारे में सोचेगी? मर जाने दीजिए इसे और खुद भी मर जाइए। अनिरुद्ध बाबू ने आपको धोखा दिया है, तो उसकी सजा आपको और इस सजन में बच्चे को जरूर मिलनी चाहिए। चलिए मैं खुद राजमाता को सच बता देती हूँ, चलिए। उसकी बातें सुनकर वैदेही फूट फूट कर रोने लगी। तो गायत्री उसे अपने गले से लगाकर बोली, रानी सा, अनिरुद्ध बाबू ने जो धोखा आपके साथ किया है उसके लिए भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। आपकी और अपने बच्चे की जिम्मेदारी से भाग गए वो, पर आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकती है? आप इस बच्चे की माँ है और एक माँ तो सारी दुनिया से लड़कर भी अपने बच्चे की हिफाजत करती है। सही कहा तुमने गायत्री, मैं रक्षा करूंगी अपने बच्चे की और इसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी जहां इसे कोई खतरा नहीं होगा। मैं पालूंगी अपने बच्चे को, वैदेही उसकी ओर देखकर बोली। गायत्री ने उसके आंसू पोंछे। ठीक है, अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो मैं भी आपके साथ ही चलूंगी, पर उसके पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। कैसा सवाल? वैदेही ने पूछा। गायत्री उसके पास से उठी और खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, इस पैलेस के बाहर जाते ही लोग आपसे इस बच्चे के पिता का नाम पूछेंगे, तो क्या जवाब देगी आप उन्हें? उसका ये सवाल सुनकर वैदेही उठकर खड़ी हो गई। तो गायत्री ने फिर से पूछा, और बड़ा होकर जब ये बच्चा आपसे अपने पिता के बारे में पूछेगा तो क्या आप उसे बता पाएगी कि वो आपके पति की नहीं बल्कि उनके दोस्त की नाजायज संतान है? वैदेही गुस्से में आगे बढ़ी और उसने गायत्री के गाल पर बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया और बोली, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मेरे बच्चे के लिए ऐसे गंदे शब्द इस्तेमाल करने की? मैंने ये शब्द कहा तो आपने मुझे थप्पड़ मार दिया, पर महल से बाहर जाते ही हजारों लोग जब आपसे ये सवाल करेंगे तो आप किस किस को थप्पड़ मारेगी? गायत्री ने पूछा। वैदेही कोई जवाब नहीं दे पाई तो वो फिर से बोली, इस पैलेस से बाहर निकलते ही आपको लोगों के इन सवालों के जवाब देने होंगे, और अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो लोग आपसे ये पूछेंगे कि आपने आपके पति को क्यों छोड़ा। दे पाएगी जवाब? बता पाएगी लोगों को कि आपके पति ने आपको नहीं अपनाया, इसलिए आपने किसी और से रिश्ता जोड़ लिया और वो आपको एक बच्चे की मां बनाकर अपनी जिम्मेदारी से भाग खड़ा हुआ। वैदेही जमीन पर बैठकर रोने लगी। गायत्री भी उसके पास बैठी और उसके कंधों को छूकर बोली, नहीं दे पाएगी आप किसी के सवालों के जवाब, इसलिए मैं कह रही हूँ अपने बच्चे की जिंदगी और उसका भविष्य खतरे में मत डालिए। मेरी बात मान जाइए, किसी को कुछ मत बताइए। अगर मैं नहीं बताऊंगी गायत्री तो क्या कुंवर जी चुप रहेंगे? वैदेही ने रोते हुए पूछा। तो गायत्री भी सोच में पड़ गई। वैदेही फिर से बोली, मुझे छूना तो दूर की बात, कुंवर जी ने आज तक मुझे देखा भी नहीं है। आज शाम को जब वो वापस आएंगे तो राजमाता उन्हें बताएगी कि मैं मां बनने वाली हूँ, तो क्या वो राजमाता से ये नहीं कहेंगे कि ये उनका बच्चा नहीं है? गायत्री की परेशानी और बढ़ गई। वैदेही रोते हुए फिर से बोली, सच कभी नहीं छिपता गायत्री, एक ना एक दिन वो किसी न किसी रूप में लोगों के सामने आ ही जाता है, और फिर मेरा सच तो कभी छिप ही नहीं सकता, इससे पहले कि मेरा सच किसी और रूप में राजमाता के सामने आए। अच्छा होगा कि मैं खुद उन्हें सच बता दूं और फैसला उन पर ही छोड़ दूं। इतना कहकर वो उठी और दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि राजमाता उसके कमरे में ही आ रही थी। वैदेही उनके पास पहुंची। वो कुछ कहने ही जा रही थी कि तभी राजमाता ने पूछा, बहुरानी आप बाहर क्यों आई? चलकर अपने कमरे में आराम करिए, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है, चलिए। राजमाता, मुझे आपको कुछ बताना है, वैदेही ने उनके साथ अपने कमरे में आते हुए कहा। राजमाता ने उसकी दोनों बाहें पकड़ी और उसे बिस्तर पर बैठाकर बोली, हमें पता है कि आप हमें क्या बताने वाली है। वैदेही हैरानी से उन्हें देखने लगी और गायत्री भी परेशान हो गई। राजमाता ने उसके गाल को छुआ और बोली, आप हमें यही बताना चाहती है ना कि रणधीर आज यहाँ आने की बजाय विलायत वापस चले गए हैं? वैदेही और गायत्री एक दूसरे का मुंह देखने लगी। तभी राजमाता फिर से बोली, अभी अभी हमने जम्मू रणधीर को फोन किया था उन्हें ये खुशखबरी देने के लिए कि वो पिता बनने वाले हैं, पर उनके सेवक ने हमें बताया कि वो कल ही दिल्ली के लिए निकल गए थे और आज वो हवाई जहाज से चीन जा रहे हैं। चीन पहुंचकर वो अपने दोस्तों के साथ हिमालय की चोटी पर चढ़ने जा रहे हैं, इसलिए वो हमसे फोन पर भी बात नहीं कर पाएंगे और हम उनकी फिक्र ना करें। राजमाता की बातें सुनकर गायत्री मन ही मन बहुत खुश हुई।
और उसने वैदेही की ओर देखकर राजमाता से पूछा, राजमाता, कुंवर साहब बच्चे के जन्म से पहले आ तो जाएंगे ना? राजमाता उदास होकर बोली, पता नहीं गायत्री, सेवक ने तो ये बताया कि उन्हें कितना वक्त लगेगा कुछ पता नहीं है, पर कुंवर कह गए हैं कि शायद उन्हें 1.5 से 2 साल लगेंगे लौटने में। गायत्री उछल पड़ी, पर वैदेही अभी भी परेशान थी। राजमाता उसके गाल को छूकर बोली, अब हम आपको इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते, हम कल ही यहाँ से वापस जाने का इंतजाम करवाते हैं, ठीक है? वैदेही कुछ नहीं बोल सकी, बस उसने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया। राजमाता उसके सिर पर हाथ रखकर वहां से चली गई। गायत्री ने दरवाजे से झांक कर देखा और वैदेही से बोली, अब तो मेरी बात मान जाइए, क्योंकि इस वक्त आपके और मेरे अलावा ये बात कोई नहीं जानता कि ये बच्चा अनिरुद्ध बाबू का है, और मैं मरते मर जाऊंगी, पर यह सच मेरी जुबान पर कभी नहीं आएगा। जब ये बच्चा राजमहल में जन्म ले लेगा तो राजमाता इसे अपनी रियासत का कुंवर घोषित कर देगी। उसके बाद अगर कुंवर शाह ने लौटकर सबको सच बता भी दिया तो राजपरिवार की इज्जत की खातिर वो कुछ नहीं कर पाएगी और आपका बच्चा हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। मेरी बात मान जाए रानी सा, और इस बच्चे को सही सलामत इस दुनिया में आ जाने दीजिए। बाद में जो होगा हम साथ मिलकर उसका सामना कर लेंगे, पर इस वक्त इस बच्चे की खातिर किसी को सच मत बताइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसकी बातों ने वैदेही को भी चुप रहने के लिए मजबूर कर दिया। गायत्री उसकी बांह को छूकर फिर से बोली, मैं एक खत जला देती हूँ ताकि किसी के हाथ ना लगे, आप आराम करिए, मैं आती हूँ। उसके जाते ही वैदेही कुछ देर बुत बनकर खड़ी रही। उसे बार बार अनिरुद्ध के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। वो रोते हुए बोली, अगर आपको जाना ही था तो फिर मेरी जिंदगी में आए ही क्यों आपने मुझे खुद से प्रेम करने के लिए मजबूर किया? कैसे आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया? आपने अपने बारे में सोचने से पहले एक बार भी हमारे बच्चे के बारे में नहीं सोचा। आपने जो किया है उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी अनिरुद्ध बाबू, कभी नहीं। आज इस पल के बाद आपका मेरे बच्चे से कभी कोई रिश्ता नहीं होगा। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।